नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना का जो स्ट्रेन है वो फिर से एक बार वापस आ गया है, जिसके कारण जो आपकी ऑनलाइन स्टडी है वो फिर से स्टार्ट हो गई है। हमें इस पेंडेमिक के दौरान खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपने परिवार का भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ हमें अपनी स्टडी भी कंटिन्यूसली करनी है। ये सेकेंडरी मैटर है कि आपको प्रमोट किया जाएगा या आपके एग्ज़ाम्स होंगे। जैसे भी कंडीशंस रहेंगी कोरोना के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जो दिशा निर्देश प्राप्त होंगे आपको सूचित कर दिया जाएगा। हाल फिलहाल आप अपने अध्ययन में कोई कमी ना रखें। जो चीज़ें आपको ऑफलाइन करवाई गई थी उनका प्लस जो ऑनलाइन आपको करवाई जा रही हैं वो इससे पहले भी आपको वीडियो लेक्चर्स काफ़ी भेजे गए थे, आप कंटिन्यूसली स्टडी करते रहें, क्योंकि ये आपकी एक नींव का काम करेंगे। भले ही आपको प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन जो स्टडी आप करके चलेंगे आज, ये अंततोगत्वा आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी सक्सेस में योगदान देगी। हमें भले ही प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो ये एक तरह से एक खोखली नींव के ऊपर एक बिल्डिंग बनाने जैसा काम हो जाएगा। तो हमें अपनी स्टडी कंटिन्यूसली रखनी है। इसी ऑनलाइन स्टडी के कंटिन्यूसली हम जो आज स्टडी करने जा रहे हैं वो आपका टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो छोटे उद्योग होते हैं ये अर्थव्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पिलर है। इसका जो योगदान है वो अर्थव्यवस्था के अंदर इस बात से समझा जा सकता है कि ये लगभग जीडीपी के अंदर अपना 30 से 40% योगदान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं। रोजगार के अंदर अगर हम बात करें तो ये नियर अबाउट 1/4 जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर ये कंट्रीब्यूट करते हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आपकी हैं ये। तो आर्थिक दृष्टिकोण से हम ये देख सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए। तो आज हम अध्ययन करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या हैं, किसकी, एसएसआई की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। साधारण रूप से इसका जो स्वामित्व होता है ये माना जाता है कि ये जनरली क्या होता है कि एक सिंगल ओनरशिप के अंदर होता है। एक ही व्यक्ति इसके क्या होते हैं, मालिक होते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये क्या होते हैं, छोटे उद्योग हैं। तो छोटे की पूंजी भी छोटी होगी, स्वामित्व भी ज़्यादातर क्या होता है, सिंगल ही होता है। यानी एसएसआई जनरली आर अंडर सिंगल ओनरशिप, सो इट कैन आइदर बी ए सोल प्रोप्राइटरशिप और समटाइम्स ए पार्टनरशिप। हालांकि कुछ कंडीशंस में क्या हो सकता है, ये छोटी पार्टनरशिप के रूप में होता है, लेकिन मोस्टली ये क्या होते हैं, एकल स्वामित्व के अंदर ही होते हैं। तो ये इसकी मुख्य विशेषता होती है। इनका जो मैनेजमेंट है वो जनरली बोथ द मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल इज विद द ओनर। यानी हम बात करें, जब हमारा बिजनेस छोटा है तो हम इतनी बड़ी पूंजी इन्वेस्टमेंट करके नहीं चलते हैं कि उसके लिए मैनेजमेंट अलग से करें, उसका कंट्रोलिंग अलग से करें, उसके लिए ओनर अलग हों। ये चीज़ें नहीं होती है। पूंजी छोटी है, व्यापार भी छोटा है, तो लगभग इसमें मैं मान के चलता जो प्रबंध होता है और जो स्वामित्व होता है वो क्या होता है, एक ही होता है। हेंस द ओनर इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस, क्योंकि एक तरह से वही प्रबंधक है, वही स्वामी है, वही कार्य करने वाला है। तो ये क्या करता है, एक तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। कौन करता है, ये ओनर। और ओनर मोस्टली कैसे होते हैं इसके, एक तरह से सिंगल ओनरशिप के रूप में होते हैं। मोस्टली जो एक्सरसाइज की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो कैसी होती हैं, आपकी लेबर इंटेंसिव होती हैं, यानी श्रम प्रधान होती है। पूंजी इनमें क्या होती है, सीमित मात्रा में होती है, लेबर पे ही ज़्यादा फोकस रखते हैं। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया कि ये जो आपके जो लघु उद्योग हैं ये मोस्टली रोजगार का पार्ट देते हैं, एमएसएमई जिसको बोला जाता है। ये मोस्टली जो जितने रोजगार है उसका 1/4 जो रोजगार है इसके माध्यम से मिलता है। तो ये तभी मिलता है जब, क्योंकि ये क्या होते हैं, लेबर इंटेंसिव होते हैं। एसएसआई डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी इज प्रिटी लिमिटेड। इसके अंदर टेक्नोलॉजी या पूंजी का इस्तेमाल क्या होता है, लिमिटेड होता है। हेंस दे टेंड ऑफ यूज ऑफ लेबर एंड मैन पावर फॉर दियर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। तो ये क्या करते हैं कि इनमें टेक्नोलॉजी या फिर मशीनरी की बात करें या पूंजी की बात करें तो क्या होती है, तुलनात्मक रूप से कम होती है, जिसके कारण इसमें ज़्यादा यूज़ किसका किया जाता है, लेबर का या मैन पावर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कौन सी गतिविधियों के अंदर, उत्पादन की गतिविधियों के अंदर। यानी हम विशेषता के अंदर कह सकते हैं कि ये क्या होता है, श्रम प्रधान एक तरह से उद्योग होता है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। एसएसआई आर मोर एडेप्टेबल टू देयर चेंजेस बिजनेस इन्वायरमेंट, क्योंकि छोटे होते हैं और समय के अनुसार या इसके वातावरण, इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट है उसके अनुसार ये क्या करते हैं, खुद को चेंज करते रहते हैं और उसके हिसाब से अपना प्रोडक्शन करते हैं। सो इन केस ऑफ अमेंडमेंट्स और अनएक्सेप्टेड डेवलपमेंट्स दे आर फ्लेक्सिबल इनफ टू अडेप्ट एंड कैरी ऑन, अनलाइक लार्ज इंडस्ट्रीज। हमने कोई बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई, बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, बड़ी पूंजी लगाई, बड़े उद्योग लगाए, बड़ी टेक्नोलॉजी लगाई,
अचानक से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऐसा चेंज हुआ कि उसकी कोई डिमांड ही नहीं रही, तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है उसको चेंज करना। वो एक तरह से जो डिसीजन होते हैं वो रिवर्सेबल नहीं होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, तो इनमें पूंजी क्या होती है, छोटी होती है, लेबर प्रधान होते हैं, और जो मशीनरी होती है वो तुलनात्मक रूप से छोटी होती है। तो इसको आसानी से क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है डेवलपमेंट्स के अनुसार, उस समय की मांग के अनुसार या उस देश के उद्योग धंधों की डिमांड के अनुसार जो भी है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या फ्लेक्सिबल होते हैं। लिमिटेड रिच स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव ए रेस्ट्रिक्टेड जोन ऑफ ऑपरेशन, एक छोटे एरिया के अंदर ये ऑपरेट होते हैं। हैंस दे कैन मीट देयर लोकल एंड रीजनल डिमांड। ये मोस्टली किसके अनुसार होते हैं, जो लोकल डिमांड होती है उसके अनुसार ही होते हैं। हालांकि ये कोई आवश्यक नहीं है, बहुत से ऐसे एमएसएमईज हैं या एसएसआईज हैं जो एक्सपोर्ट के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन साधारण रूप से क्या माना जाता है कि लोकल जो होते हैं उसकी ज़रूरतों के अनुसार इसके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, they use local and readily available resources which helps the economy to fulfill utilize natural resources with minimum wastage। तो मोस्टली ये लोकल डिमांड के अनुसार होते हैं, तो लोकल डिमांड के अनुसार होंगे तो इनकी रॉ मटेरियल भी कहाँ मिलेगा, लोकल से ही मिलेगा। तो एक तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का क्या करते हैं, एक तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उस चीज़ का करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या हुई आपकी एसएसआईज की। सबसे पहली बात, ओनरशिप इसकी कैसे होती है, सिंगल होगी। प्रबंधक और जो ओनर होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, एक ही होते हैं, कंट्रोलिंग भी उन्हीं के पास होती है, प्रबंधक भी वही होते हैं और ओनर भी वही होते हैं। फोकस किसके ऊपर होता है ज़्यादा इसका, पूंजी प्रदान होंगे या श्रम प्रदान, श्रम प्रदान होंगे। परिवर्तनशील होते हैं, समय की आवश्यकता के अनुसार इनको बदला जा सकता है। क्यों बदला जा सकता है, क्योंकि इनमें इन्वेस्टमेंट छोटा होता है, इनकी तुलनात्मक रूप से पूंजी कम लगी होती है। मशीनरी का जो इन्वेस्टमेंट होता है, टेक्नोलॉजी का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो आसानी से इसको समय के अनुसार चेंज किया जा सकता है, या जो डिमांड है उसके अनुसार इसको कैरी किया जा सकता है। इनकी रीच कैसी होती है, लिमिटेड होगी, कुछ क्षेत्र से संबंधित होते हैं, और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन लोकल जो होते हैं उसका करते हैं। तो ये होता है आपका एसएसआईज। यहाँ कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं आपको कि मोस्टली कौन से उद्योग आते हैं जो एसएसआईज के अंदर आते हैं। इनसे आप क्लियरली देख सकते हैं कि कौन से उद्योग है जो इसके अंदर आएंगे। तो एसएसआईज के अंदर ही आपका क्या आता है, एमएसएमईज आता है, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसका डिटेल से स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसका योगदान क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर, जो एसएसआईज हैं उनका क्या रोल है इकोनॉमी के अंदर। तो सबसे पहली बात कौन सी आती है, एम्प्लॉयमेंट की। जैसा कि आपको बताया गया कि कैसे होते हैं, लेबर इंटेंसिव होते हैं, ना कि कैपिटल इंटेंसिव। तो एम्प्लॉयमेंट में इसका क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर ए मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। भारत एक कैसा देश है, डेवलपिंग कंट्रीज है, और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में हमारे पास पॉपुलेशन भी क्या है, ज़्यादा है। तो हमें कौन से उद्योग धंधों की आवश्यकता है जो क्या करें, रोजगार ज़्यादा प्रदान करें। मोस्टली जो सर्विस सेक्टर है वो जीडीपी के अंदर तो अपना योगदान रखता है, लेकिन रोजगार की अगर बात की जाए तो वो बहुत ही कम रोजगार उपलब्ध करवा पाता है। और हमें क्या चाहिए, हमारे पास मैन पावर है, उसको क्या चाहिए, जॉब चाहिए। तो जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आए, तो एसएसआई जो है वो क्या करता है, एक मेजर रोल अदा करता है किसके अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर। बिकॉज ऑफ द लिमिटेड टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी दे टेंड टू यूज लेबर एंड मैन पावर टू दियर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। तो ये इसका महत्वपूर्ण योगदान है किसके अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर क्या करना, रोजगार सर्जन करना, किसका, एसएसआईज का। अब बात करते हैं इसके दूसरे रोल की। तो टोटल प्रोडक्शन के अंदर ये क्या करता है, एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। एसएसआईज का जो कुल प्रोडक्शन है उसके अंदर एक जो स्टार्टिंग में आपको बताया कि अराउंड 40% जो टोटल प्रोडक्शन है, चाहे वो फिर हम गुड्स की बात करें, चाहे हम सर्विस की बात करें, चाहे वो आप सेवा की बात कर रहे हैं या फिर वस्तु की बात करें, दोनों का अप्रोक्सीमेटली ये 40% के आसपास टोटल प्रोडक्शन के अंदर जो रोल है वो किसका है, एसएसआईज का है। दे आर वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द ग्रोथ एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ द इकोनॉमी। और जब कोई टोटल प्रोडक्शन के अंदर 40% के आसपास अपना रोल रखता है तो ये एक महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है 40% रोल अदा करना। तो अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था की हम स्ट्रेंथिंग की बात करते हैं या ग्रोथ की बात करते हैं, तो अगर वहाँ की एसएसआईज अगर ग्रोथ कर रही है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था भी ग्रोथ करेगी, क्योंकि इसका पार्ट कैसा है, 40%। तो क्या रोल हुआ इसका इकोनॉमी के अंदर, कुल उत्पादन के अंदर, कुल रोजगार के अंदर। तीसरी बात करते हैं मेक इन इंडिया, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है कि भारत को क्या किया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, किसके अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, यानी भारत के अंदर ही उत्पादन किया जाए। तो ये उद्योग क्या होते हैं, लोकल एरिया से संबंधित होते हैं, वहीं की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन करते हैं। तो एक तरह से जो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट है उसको ये क्या करते हैं, साकार करने में योगदान दे रहे हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स। दे फोकस ऑन द मिशन टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड सेल द प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड।
दिस आल्सो हेल्प क्रिएट मोर डिमांड्स फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका क्या रोल हुआ मेक इन इंडिया के अंदर, या आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे। नेक्स्ट इकोनॉमी के अंदर एक्सरसाइज का रोल क्या है, एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन। जैसा कि आपको बताया गया कि क्या करते हैं, हालांकि लोकल आवश्यकताओं के अनुसार लोकल जो रिसोर्सेज होते हैं उससे उत्पादन करते हैं, लेकिन अगर हम जैसे हाथकरघा की बात करें, हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, सूती वस्त्र उद्योग की बात करें, तो ऐसे बहुत से उद्योग हैं जो क्या करते हैं एक्सपोर्ट के अंदर अपना मेजर, फिर जैसे जूट उद्योग आपका हो गया, तो ऐसे बहुत से उद्योग हैं जो छोटे उद्योग हैं लेकिन एक्सपोर्ट के अंदर उसका क्या है मेजर रोल है। और एक्सपोर्ट में जितना बढ़िया रोल होगा तो अर्थव्यवस्था उतनी ही ज़्यादा क्या होगी हमारी मजबूत होगी। तो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन क्या है, एक्सरसाइज का महत्वपूर्ण योगदान है अर्थव्यवस्था के लिए। इंडियाज एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मेजरली relies on the small industries for the growth and development. Nearly half of the goods that are exported from India are manufactured or produced by these industries. भले ही फिर वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इनका योगदान क्या होता रहता है, लगभग हाफ के आसपास रहता है। हालांकि हमारे एक्सपोर्ट की कुछ अन्य मदें भी है, लेकिन वो एक्सपोर्ट की मदें हैं वो ऐसी है कि हम दूसरे देश से आयात करते हैं और उसको फिर वापस एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक तरह से वो री एक्सपोर्ट हो गया, पुनर्निर्यात हो गया। हमने खरीदा, उसके अंदर थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड किया या नहीं किया और उसको आगे वाले दूसरों देशों में भेज दिया। क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या फिर दूसरे देशों के उनके साथ रिलेशन नहीं है, तो उसके अंदर क्या होता है वो सीधा डायरेक्ट परचेज नहीं कर पाते, तो वो इंडिया से परचेज करता है और इंडिया कहीं और से परचेज करके उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात करें तो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन जो इसका है वो लगभग क्या रहता है आपका हाफ के आसपास रहता है। नेक्स्ट पब्लिक वेलफेयर, जैसा कि आपको बताया गया कि कैसा है, लेबर इंटेंसिव है, लोकल आवश्यकता के अनुसार होता है, लोकल जो लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध करवाता है, तो एक तरह से पब्लिक वेलफेयर का रोल अदा करता है। दीज इंडस्ट्रीज हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न वेल्थ एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। तो ये इसका क्या है, एक महत्वपूर्ण योगदान है अर्थव्यवस्था के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनका अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है इंडियन इकोनॉमी में, तो हम क्या कह सकते हैं, पहला रोजगार सृजन, दूसरा कुल उत्पादन, तीसरा आत्मनिर्भरता या मेक इन इंडिया कंसेप्ट को साकार करना, चौथा एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन, एंड द लास्ट वन इज पब्लिक वेलफेयर। और किसी अर्थव्यवस्था में अगर ये सारे पिलर्स काम कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था ग्रोथ की ओर अग्रसर होती है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर द टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। पहला, जैसा कि आपको बताया गया, क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सर्जन करना। दूसरा, टू हेल्प डेवलप द रूरल एंड लेस डेवलपिंग रीजन्स ऑफ द इकोनॉमी। जो भी रीजन है जो लेस डेवलपमेंट है, तो वहाँ पे बड़े उद्योग तो लगेंगे नहीं, तो वहाँ का डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे, वहाँ पे क्या लगाया जाए, एसएसआईज लगाए जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वहाँ पे लगाई जाए, जिससे क्या होगा, लोकल आवश्यकताओं के अनुसार लोकल जो संसाधन उपलब्ध है उनसे उत्पादन होगा, फिर वो चाहे हमारे देश के अंदर यूज़ किया जाए चाहे एक्सपोर्ट किया जाए, धीरे धीरे वहाँ पे रोजगार सर्जन होगा, लोगों की आय बढ़ेगी, तो धीरे धीरे वहाँ का जो रीजन है वो क्या करेगा, ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या, टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस। कुछ हमारे जो क्षेत्र हैं या कुछ राज्य की बात करें तो वो क्या है, हाईली डेवलप्ड है इंडस्ट्रीज़ के मामले में, जैसे कि हम गुजरात की बात करें या फिर बात की जाए साउथ के कुछ स्टेट्स की, तो वो कुछ एक्स्ट्रा डेवलप हो चुके हैं। अगर बात की जाए उनसे तुलना से राजस्थान की, तो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ क्या है, कम है। तो जो एक तरह से जो इनबैलेंस देखने को मिलता है, क्या संतुलन देखने को मिलता है, कुछ क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा विकसित हो गए और कुछ बिल्कुल ही पिछड़े पड़े। तो इन दोनों को अगर हमें गैप को सही करना है, इसको इन बैलेंस को जो बैलेंस करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे एक्सरसाइज लगा सकते हैं। एक्सरसाइज वहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, पूंजी की आवश्यकता कम होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और धीरे धीरे ग्रोथ होगी, तो ये इनबैलेंस जो है वो कम हो जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैन, कि फर्स्ट तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दूसरा कि जो आपके जो लेस डेवलप्ड जो रीजन है उसको डेवलप करना और जो इनबैलेंस है उसको कम करना। नेक्स्ट, टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अनएक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। यानी जो लेस डेवलप्ड हैं या जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है, तो वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी क्या हो रहे हैं, यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। फिर उनका क्या किया जाता है कि उनको दूसरे राज्य के अंदर उनको ट्रांसपोर्ट करके भेजा जाता है और वहाँ उनको प्रोसेसिंग करके फिर आगे भेजा जाता है। तो जो जिस स्टेट से उनको निकाला जा रहा है उस स्टेट का विकास नहीं हो पाता। और इसका एग्जाम्पल हम बिहार वगैरह के अंदर देख सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से वो प्रचुर भंडार है उनके पास, लेकिन उनको अभी तक उनका डेवलपमेंट देखा जाए औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से तो ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे एसएसआईज डेवलप नहीं किए गए। तो अगर हम एसएसआई डेवलप कर दें वहाँ पे, तो ये एक तरह से इंश्योर करते हैं वहाँ के यूटिलाइजेशन को, जो कि वहाँ के अप्रयुक्त अभी तक जो रिसोर्सेज हैं वो देश के लिए क्या आ सकते हैं, काम आ सकते हैं। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, रोजगार उपलब्ध कराएंगे एसएसआईज, रोजगार मिलेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। टू एंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ,
जब दो स्टेट के बीच में अनइक्वलिटी कम हो रही है तो लोगों के बीच में भी अनइक्वलिटी क्या होगी, कम होगी। सबके पास रोजगार होगा, सबके पास आय होगी, तो धन का वितरण क्या होगा, समान होगा। टू सोल्व द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, ये तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ये सबसे ज़्यादा इसका जो प्राइमरी उद्देश्य है वो क्या है, रोजगार सर्जन। टू अटेन सेल्फ रिलायंस, टू अडोप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एम्ड एट प्रोड्यूसिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लोअर कॉस्ट, यानी जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है उनको मिनिमम कॉस्ट पे उपलब्ध करवाना। हमारे यहाँ पे देश के अंदर क्या है, लेबर एक्सेस में है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कम लागत के अंदर हम उत्पादन संभव बनाते हैं, भले ही हमारी टेक्नोलॉजी उतनी सक्षम नहीं है। और चाइना इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज के, कि किसी देश के अंदर एक्सरसाइज क्यों स्थापित की जाती है। तो हमने आज अध्ययन किया कि एक्सरसाइज क्या होती हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एक इकोनॉमी के लिए उनके जो बेनिफिट हैं वो क्या है, इसके क्या गेन्स होते हैं। अब जब हम इन सब की बात कर लेते हैं तो मोस्टली जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर आपके जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है उसमें जो सवाल पूछा जाता है वो आते हैं एमएसएमई। एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम प्रकार के जो उद्यम होते हैं, ये किसके अंदर आएंगे, आपके एक्सरसाइज का ये क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। अब ये क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं कैसे होगी, कैसे फाइनल किया जाए कि कौन सा उद्यम माइक्रो है, कौन सा स्मॉल है, कौन सा मीडियम है। इसके लिए एमएसएमई एक्ट था 2006 जिसके अंदर इनका निर्धारण किया गया था। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट में चेंज होते रहे, इनकी परिभाषाओं में चेंज होते रहे, इनका क्राइटेरिया बदलता रहा समय के साथ। ये सब कुछ हम इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे कि एमएसएमई क्या होते हैं, इनका रोल क्या है, इनको फाइनल कैसे किया जाएगा, कौन सा उद्योग है जो माइक्रो में आएगा, कौन सा स्मॉल में आएगा, कौन सा मीडियम में आएगा। पहले जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो इन उद्योगों को जो बांटा जाता था वो दो तरीके से बांटा जाता था, सर्विस सेक्टर और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, उन दोनों के अंदर इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। यानी सेवा क्षेत्र के अंदर जो उद्यम आते थे उनका तो क्राइटेरिया अलग था, और मोस्टली जो क्राइटेरिया फाइनल करने का इनका पैटर्न था वो था इन्वेस्टमेंट या निवेश के ऊपर, कि आपने इतना निवेश किया है तो वो माइक्रो होगा, इससे ज़्यादा किया है तो स्मॉल होगा, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है तो मीडियम होगा। और उन दोनों को भी फिर आगे दो आधार पे बांट देते थे कि सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लेकिन वर्तमान में जो है 2020 के अंदर जो संशोधन किया गया था उसके अंदर इन दोनों सेवा क्षेत्र और निर्माणी क्षेत्र दोनों को समाप्त कर दिया गया। किसको लिया गया, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर बोथ एक साथ हैं दोनों, यानी दोनों के लिए जो लिमिटेशंस हैं वो एक जैसी हैं। उनका क्राइटेरिया जो फाइनल किया गया है उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। पहले केवल इन्वेस्टमेंट के बेस पे था, अब उसको इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों के बेस पे इसको निर्धारण किया जाता है। तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि जो सवाल बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि एमएसएमई के डिस्ट्रीब्यूशन का बेस क्या है, इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर, बोथ, नन ऑफ दीज, तो क्या होगा। अगर बात की जाए 2020 के आधार पे या लेटेस्ट का कुछ ना दे रखा हो तो हम लेटेस्ट के आधार पे बताएंगे, तो आपका क्या होगा, दोनों इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर बेस बोथ। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2006 के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो किसके आधार पे था उस टाइम, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बेस पे। अब बात आती है इनकी लिमिटेशंस क्या क्या, कितनी कितनी अमाउंट होती है इनके अंदर, कि कहाँ तक मीडियम में आएगा, तो इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।